हेलो प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है एक बार आपका इस छोटे से YouTube चैनल काइनेटिक एकेडमी में। ठीक है बेटा, अभी तक हमने विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र तथा आवेश ये टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमने अभी तक विद्युत आवेश के बारे में पढ़ा, कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, वगैरह वगैरह, और कूलाम का नियम जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस लेसन का। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। अब थोड़ा विद्युत क्षेत्र के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आज हम इसे शुरू करते हैं दोबारा से। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र तथा आवेश में बेटा आज हम थोड़ा देखो, दो आवेशों के बीच संतुलन की अवस्था किस प्रकार बनती है। ठीक है, दो आवेशों के बीच संतुलन की अवस्था, दो आवेशों के बीच संतुलन की अवस्था। देखो बेटा, आवेशों के बारे में अभी आप तक ने पढ़ा है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। ठीक है, अगर हम ये पॉजिटिव आवेश है और ये नेगेटिव, किसी निश्चित दूरी पर कोई दूरी होती है जहाँ पे रखे होते हैं पॉइंट चार्ज है, बहुत छोटे छोटे आवेश हैं। ठीक है, अब अगर हम कोई किसी तीसरे आवेश की बात करते हैं कि कोई तीसरा आवेश यहाँ पे कहाँ रखा जाए ताकि ये संतुलन की अवस्था में रहे, या ये जो है ना यहाँ मान लेते हैं आर इनके बीच की दूरी है। ठीक है, हम यहाँ तीसरे आवेश को कहाँ रखें कि वो संतुलन की अवस्था में रहे। या संतुलन की अवस्था का मतलब क्या है कि बेटा उस पर जो लगने वाला बल हो, इससे भी और इससे भी वो बराबर हो। संतुलन की अवस्था तभी तो आएगी भाई। संतुलन की अवस्था कब आएगी? ठीक है, कब आएगी? जब ये इससे लगने वाला बल और इससे लगने वाला बल, जहां पर उस आवेश को हम ऐसी जगह रखें कि इन दोनों से लगने वाला बल बराबर हो, इन दोनों से लगने वाला परिणामी बल क्या हो जाए? शून्य हो जाए वहां पे। ठीक है, मतलब ये भी उतना ही बल लगाए और इसे भी उतना ही बल लगाना पड़े। ठीक है, ताकि परिणामी बल क्या हो जाए? शून्य। वो संतुलन की अवस्था है। ठीक है, तो हम यानी कि तीसरे आवेश को किस जगह पर रखें? माना हमने यहाँ पर रख लिया, माना हमने तीसरा आवेश को। अब अगर हमने यहाँ पे यदि तीसरे आवेश को रखा है, ठीक, यहाँ पे अगर हम तीसरे आवेश Q को रखते हैं, ठीक, माना ये पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव वाला, अब सॉरी ये नेगेटिव वाला इससे किस पर? ये नेगेटिव वाला तो इसे इधर खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा या नहीं खींचेगा? और पॉजिटिव वाला इसे पॉजिटिव के कारण क्या करेगा? इधर ही रिपल करेगा, इधर ही प्रतिकर्षित करेगा। देखो, अब परिणामी बल की दिशा कहाँ है? दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। इसके कारण माइनस आवेश के कारण भी इधर ही और प्लस आवेश के कारण भी इधर ही जा रहे हैं। तो यानी कि परिणामी बल शून्य क्या हो सकता है? अरे जब एक ही दिशा में बल लगेगा तो यार कैसे शून्य होगा? ठीक है, शून्य हो ही नहीं सकता है बिल्कुल भी, वो तो जुड़ जाएगा ना भाई। जब दोनों बलों की, अभी बताया भी था तो मैं, जब दोनों बलों की दिशा एक ही होगी तो क्या हो जाएंगे? वो तो आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये अंदर काम नहीं करेगा, इसका मतलब इसे अंदर रखने का कोई फायदा नहीं है, हमें इसे कहीं इधर रखना पड़ेगा। अगर हम देखो यहाँ रखते हैं, थोड़ी देर के लिए हम ये मान लो कि हमने तीसरे आवेश को हमने यहाँ पे रखा है, तो इस पहले के कारण लगने वाला बल, ठीक है, पहले आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज के कारण लगने वाला बल किधर रहेगा भाई? ये प्लस है, ये प्लस को इधर भी तो प्रतिकर्षित करेगा, इधर प्रतिकर्षित करेगा, और माइनस किधर करेगा? माइनस इधर भी। अब बात बन सकती है, अब बात बन सकती, क्या बात बन गई? ठीक है, यानी कि ये F2 हो जाएगा, ये F1 है, क्योंकि ये प्लस के कारण है और ये माइनस के कारण है। ये वाला बल, ये तो भाई प्लस आवेश के कारण है ना, उधर लग रहा था, ठीक है, इसे धकेल रहा था उधर को, और माइनस आवेश के कारण यानी कि ऋण आवेश के कारण क्या होगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो सकता है? बल यहाँ पर शून्य हो सकता है यहाँ पर। ठीक, इस कंडीशन में। ऐसी ही कंडीशन आप इधर भी, यहाँ भी काम कर सकता है भाई। बीच में ही तो काम नहीं करेगा, बीच में ही तो परिणामी बल शून्य नहीं होगा। यहाँ पे देखो, अगर मान लीजिए ये आवेश है, थर्ड आवेश है, ठीक है, तो माइनस ऋण आवेश के कारण क्या करेगा? ये इधर की तरफ आकर्षित होगा,
ऋणावेश के कारण इधर की तरफ, और धनावेश के कारण अब ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो धनावेश के कारण क्या करेगा, ये प्रतिकर्षित करेगा। ये यहाँ पर भी ये कंडीशन, ये F बराबर 0 वाली कंडीशन बन सकती है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये F1 हो जाएगा और ये F2 हो जाएगा। ठीक, ये कब हुआ, जब दोनों आवेश क्या थे, एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था। असमान प्रकृति के आवेश थे, असमान प्रकृति के आवेश के कारण, ये तो हो गई। अब बात आती है एक समान या समान लिख लो, आवेश, एक समान प्रकृति के आवेश, एक समान प्रकृति के आवेश के कारण, एक समान प्रकृति के आवेश, बेटा तुम अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्ज, दोनों पॉजिटिव चार्ज। अब एक ये हो गया, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव, दोनों के बीच की दूरी r, जो तुम्हें पता है पहले से ही है, अभी तुमने कूलाम का नियम पढ़ के आए हो ना। ठीक है, कूलाम का नियम पता है या भूल गए वो भी? एक बात याद रखना बेटा हमेशा, ठीक, माना आज तुमने कोई टॉपिक पढ़ा है, माना तुमने आज कोई टॉपिक पढ़ा है, तो नेक्स्ट टाइम यानी कि अगले दिन, जब भी तुम उसे अगले दिन या शाम तक यदि आप रिवीजन नहीं करोगे, ये माना जाता है एक वैज्ञानिक अनुसंधान के अनुसार 1 घंटे में यदि आप अपने पढ़ा हुआ, तो आपके द्वारा जो पढ़ा हुआ टॉपिक है, जो कंटेंट जो आपने पढ़ा है, यदि आपने वो दोबारा रिवाइज नहीं किया तो 1 घंटे के अंदर आप जो है 40% उसका भूल जाते हो। 1 घंटे के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, 1 घंटे में 40% और 24 घंटे में 60 से 70% तक उसे आप भूल जाते हो। अब आप समझ सकते हो कि रिवीजन का कितना बड़ा महत्व है। यदि आप रिवीजन नहीं करोगे तो बेटा चाहे तुम पूरी किताब समझ लो, पूरी किताब तुम्हारे समझ में आ जाए, तुम भूल जाओ। इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है, और साथ साथ नोट्स भी बनाते रहो यार। कितने बार तुम्हें कहा है कि, गुस्से में नहीं बोल रहा हूँ यार, मैंने बहुत बार तुम्हें कहा है कि जब भी मैं यहाँ पे ये सब करवाता हूँ, ठीक है, तो आप अपना भी, ठीक है, अपना लेके बैठो ना यार, ठीक है, अपनी कलम लेके बैठो और नोट्स बनाते रहो। साथ साथ अपने बनाए हुए नोट्स से बहुत अच्छी तरह याद होता है। ठीक है, चलो, हमने कहा एक समान प्रकृति के आवेश के कारण, एक समान प्रकृति के आवेश के कारण क्या रहेगा, यदि अब हम कोई चार्ज, देखो अब हमारे पास बाहर, जैसे हमारे पास जब असमान प्रकृति के आवेश थे तो बाहर ये कंडीशन काम करी। अब हमें पता है कि यार बाहर तो ऐसी कंडीशन काम करने से रही है, ठीक है, क्योंकि वो तो असमान में। अब हम पता है ज़्यादा टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, ये कहीं अगर हम यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पे रखते हैं हम इसे, ठीक है, तो इस पहले आवेश के कारण ये इधर की तरफ बल लगाएगा, प्रतिकर्षित करेगा ना भाई, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो F1, और दूसरे आवेश के कारण ये F2। अब दोनों की विपरीत अवस्था हो गई है, ठीक है, परिणामी बल, अब एक बल इधर काम कर रहा है, 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 तो दोनों परिणामी बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, एक बल इधर, एक बल इधर, जब बल विपरीत दिशा में काम करते हैं तो परिणामी बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब तुम्हें ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई बेटा। ठीक है, जब दो विपरीत आवेश होते हैं तो कहाँ पे रहेगा, संतुलन की अवस्था कहाँ पे रहेगी, आउटसाइड में, चाहे वो इधर हो चाहे इधर हो, परिणामी बल। ठीक है, और तीसरा आवेश, कहने का मतलब ये कि तीसरा आवेश कहाँ रखा जाएगा ताकि परिणामी बल 0 हो, तो तीसरा आवेश या तो आप यहाँ रखें या यहाँ रखें। ठीक, वैसे ये अभी आगे जब सवाल करेंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, अब दूसरी, यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या थी, समान आवेश के कारण। समान आवेश के कारण क्या हो जाएगा, जब तीसरा आवेश हम क्या रखेंगे, उनके लगभग बीच में रखेंगे। अब ये कहाँ बीच में रखेंगे, किस जगह बीच में रखेंगे, ये तो बेटा इसकी मैग्नीट्यूड पर, यानी कि ये आवेश कितना बड़ा है, ये कितना छोटा है, ये इस पर निर्भर करता है। ठीक है, लेकिन हमें इतना पता है कि वो तीसरा आवेश बीच में रखा जाएगा, और यहाँ पे इस साइड में या बड़े आवेश के कारण या छोटे आवेश के पास ही रखा जाएगा। इतना तो थोड़ा कॉमन सेंस लगा लो, फिर ले लो ना। ठीक है,
मान लिया अगर हमने यहाँ पे ये बड़ा आवेश है, ये छोटा आवेश है, प्लस माइनस मत देखो, ये तो केवल दिशा बताने के लिए प्लस आवेश मत देखो, ठीक है। अगर मान लिया ये 8 कूलाम का आवेश है, ये 3 कूलाम का आवेश है, तो तुम अगर एक जो है बहुत ताकतवर है, यानी कि 8 कूलाम का आवेश है, 3 कूलाम का आवेश उससे कम ताकतवर रहेगा, तो तुम्हें ये कहा जाए कि तुम एक किसी की हेल्प करने के लिए जाओ ताकि मुकाबला थोड़ा बराबर करें, तो तुम किधर जाओगे? 3 कूलाम आवेश की तरफ ही तो जाओगे, तभी तो थोड़ा मुकाबला बराबर। ये 8 की तरफ चल जाओ तो 3 वाला पहले ही कमजोर है, कुछ और कमजोर हो जाएगा अगर तुम 8 की तरफ शामिल होगे। इसका मतलब तुम किसकी तरफ शामिल होंगे? 3 की तरफ तुम शामिल होगे, तब थोड़ा मुकाबला क्या आ जाएगा? बराबरी में आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यार टेस्टर कहाँ चले गए? आज का टॉपिक यार थोड़ा छोटा ही रहेगा, ठीक है। अब हम थोड़ा एक सवाल कर लेते हैं, ठीक है। सवाल है 4 कूलाम और 25 कूलाम के 2 आवेश। क्वेश्चन है 4 कूलाम व 25 कूलाम के 2 आवेश एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर रखें। कहाँ रखें? 10 मीटर की दूरी पर रखें। इनके मध्य तीसरा आवेश कहाँ रखें कि बल कि वह संतुलित हो। वही कंडीशन है, वही सवाल है ना। इनके मध्य तीसरा आवेश कहाँ रखें कि वह संतुलित रहे। देखो ठीक, 4 कूलाम का आवेश है और दूसरा क्या है? 25 कूलाम का आवेश है। अब दोनों क्या है? पॉजिटिव है। अभी तुम्हें बताया गया था बेटा, जब दोनों एक समान प्रकृति के आवेश हो तो कहाँ रखा था हमने? तीसरा आवेश को कहाँ रखा था? बीच में रखा था, यानी कि ये भी बीच में आएगा कहीं। अब हमें बीच में अभी दूरी पता नहीं है, लेकिन हमें केवल इतना पता है कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 10 मीटर है। बस इसके अलावा और हमारे पास अभी कोई जानकारी फिलहाल नहीं है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि हमने तीसरा आवेश कहीं यहाँ पर रखा, तीसरा आवेश कहीं यहाँ पे रख दिया हमने, तो ये क्यू आवेश हमने यहाँ पे रखा है। तो यहाँ से हमारे पास जो पहले चार्ज से दूरी थी हमने इसे x मान लिए, ठीक है। और जब यहाँ से यहाँ तक x है तो भाई टोटल कितनी थी? 10। तो बाकी जो बची हुई दूरी वो कितनी हो जाएगी? 10 माइनस x हो जाएगी, 10 माइनस x हो जाएगी ना भैया, ठीक है। ये इतनी होगी। अब इसका मतलब क्या है कि हमने जो ये माना है, ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक इतनी है x, यहाँ से यहाँ तक इतनी। संतुलन की अवस्था का मतलब क्या है कि वहां पे परिणामी बल क्या रहेगा? शून्य रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से अब देखो, हम दो बिंदुओं के बीच कौन सा बल लगाते थे? कूलाम का बल लगाते थे या नहीं लगाते थे? ठीक है। तो F1 यदि बल यानी कि संतुलित अवस्था के लिए या संतुलन के लिए क्या होना चाहिए वहां पे? F बराबर 0। और F बराबर 0 कब रहेगा? जब F1 बराबर, अरे F1 बराबर, यार एक बात है, जब दोनों बल बराबर रहेंगे तभी तो परिणामी बल शून्य रहेगा, यानी कि इधर से खींचने वाला भी उतना ही ताकतवर, इधर से खींचने वाला भी उतना ही ताकतवर, तभी तो बीच में बराबरी रहेगी, ठीक है। अगर एक ज्यादा हो गया एक कम हो गया तो कैसे बराबरी रहेगी? ठीक, कोई बात नहीं। F1 यानी कि इन दोनों के बीच का, ठीक। तो Q1 Q और ये कितना है? 4Q या 4 कूलम, ठीक है, बटे R² यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? x² बराबर F2 यानी कि ये दो KQ इंटू
25 कूलाम बटे दूरी कितनी है बेटा 10 - x का होल स्क्वायर। ये तुम्हें समझ में आया नहीं आया? ये कूलाम के नियम के अनुसार क्या था, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, ठीक है ना। दोनों आवेशों के क्या होता था, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो गुणनफल क्या है, Q हो जाएगा, और ये कितना है 4 कूलाम का आवेश, ये दोनों की गुणा, ये दोनों की गुणा बटे कितना r² होता था या नहीं होता था। ये कूलाम वाला नियम लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो K से K खत्म हो गया, Q से Q खत्म हो गया, ठीक है। अब ये हो गया बेटा 4 बटे, ये हम क्या कर देते हैं 4 यानी कि, चलो ठीक है, या तुम सोचोगे इतना शॉर्टकट भी मत मारो। 4 बटे x² बराबर के कितना बच गया 25 बटे 10 - x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या करो, 4 किसका वर्ग गया 2 का स्क्वायर बटे x² बराबर 5 का स्क्वायर बटे 10 - x का होल स्क्वायर। सबके स्क्वायर खत्म कर दो, 2 बटे x बराबर 5 बटे 10 - x। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इधर से इसकी और इधर से इसकी हो जाएगी गुणा, ठीक है। तो यानी कि 20 माइनस के 2x बराबर के 5x, 5x। ये 2x उधर चला जाएगा, 2x उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा इधर माइनस उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी कि 7x बराबर 20 और x बराबर कितना हो जाएगा 20 बटे 7। यानी कि ये जो दूरी है ये कहाँ रखा जाएगा, तीसरा आवेश कहाँ रखा जाएगा, ये यहाँ से, यानी ये 20 बटे 7 मीटर, 20 बटे 7 मीटर ये दूरी आएगी, ठीक है। और किसकी ओर आएगी भाई, x किसकी तरफ था 4 कूलाम, यानी कि प्लस के 4 कूलाम आवेश की ओर, ठीक है। और कितना 20 बटे 7 मीटर। ये आ गया बेटा आपका आंसर, उतार लीजिए, ठीक है, उतारो। यार आवाज सुनाई ना दे प्रॉपर तो बता भी दिया करो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो सर आवाज़ नहीं आ रही है, या जो भी कोई दिक्कत हो उसे लिख दिया करो, आपकी दिक्कत दूर करने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं बेटा इसके बाद वैद्युत क्षेत्र पे, ठीक है। देखो ये साथ साथ लिखते रहो तुम, और वैसे घबराने की जरूरत नहीं है यार, ये वीडियो पड़ी रहती है उसके बाद, ठीक है। कभी भी देख लो, खोल लो, और तुम्हारे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि तुम तो इसे पॉज करके भी रोक करके आराम से समझ करके देख सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम जिक्र करते हैं वैद्युत क्षेत्र पर। वैद्युत क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र से पहले बेटा अभी हम जरा, अगर हम थोड़ा सा इसे इस पर, यदि यहाँ पे हमने एक चुंबक और ये लोहे की कीलें हैं, ठीक है। तो जैसे चुंबक के चारों ओर लोहे की कील, जैसे चुंबक के चारों ओर हम लोहे की कील रखते हैं, ठीक है, और वो एक निश्चित दूरी से चुंबक की ओर खींची चली आती है, तो वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा ना, ठीक है भाई। चुंबक के चारों, यानी कि चुंबक का ये फिर क्या हो जाएगा, ये चुंबक का अपना क्षेत्र, चुंबक का क्षेत्र ये इतना क्षेत्र है कि इसमें चुंबक का बल कार्य कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, चुंबक का अपना बल, यानी कि उसकी शक्ति काम कर रही है कि इसके अंदर तुमने जो भी लोहे का सामान, जो भी लोहे की कील रखी है, वो चुंबक की ओर खींची चली आती है, चुंबक की ओर क्या होता है, खींची चली आती है। तो जैसे चुंबक के चारों, चाहे लिख लेना बेटा इसे, जैसे चुंबक के चारों ओर, ठीक, चुंबक के चारों ओर रखी हुई लोहे की कील, ठीक है, एक निश्चित दूरी से चुंबक की ओर खींची चली आती है,
तो वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी है, देखो आवेश, अब बात आई थी वैद्युत क्षेत्र की। जब कोई आवेश अपने ऊपर, ठीक है, किसी बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, बल का अनुभव करता है, जहां तक वो बल का अनुभव करता है वो क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। वो क्या है? वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। यानी कि हमने इसका वैद्युत क्षेत्र बना दिया, और यहाँ इधर ये इधर क्या हो जाएगा? F बराबर 0। भाई F बराबर 0 ही तो हो गया जब यहाँ इसके बाद ये इसका वैद्युत क्षेत्र है। ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र हो गया। ये वैद्युत क्षेत्र हो गया भाई। वैद्युत क्षेत्र ये हो गया ना एरिया। इसके अंदर क्या कर रहा है? बल का अनुभव कर रहा है, लेकिन हर जगह थोड़ी करेगा। एक निश्चित दूरी जाने के बाद क्या हो जाएगा? वो बल खत्म हो जाएगा, या उनके बीच की पावर जो है वो क्या हो जाएगी? आकर्षण शक्ति खत्म हो जाएगी ना, प्रतिकर्षण शक्ति। ऐसे थोड़ी कि हर जगह एक ही बराबर रहेगा। अब चुंबक के थोड़ा तुम किल पास रखो, चिपक जाएगी, थोड़ा और रखो, थोड़ा और खिसकेगी, थोड़ा, लेकिन जैसे जैसे दूर करते जाओगे क्या हो जाएगा? किल पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यानी कि बल धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी है, ठीक है। यदि ये विद्युत क्षेत्र से यदि आवेश बहुत दूर दूर चला जाएगा, बहुत दूर यदि हम हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? इस पर कोई बल काम ही नहीं करेगा। तो वहाँ बल क्या हो जाएगा? यानी कि इसका विद्युत क्षेत्र यहीं तक है, और बल वहाँ पे क्या हो जाता है? शून्य हो जाएगा। बल वहाँ पे काम नहीं करेगा, तो इसका मतलब बल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका वैद्युत क्षेत्र हो गया। ये इतनी बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है। ये क्या है? क्यू क्या है? आवेश। ये तो आप समझ ही गए होंगे, आपको जानकारी है, वो भी पढ़ लिया है, इतना आवेश के बारे में पढ़ लिया। आप क्यू तो समझ ही गए होंगे कि क्यू क्या है, ठीक है बेटा? ठीक है। चलो अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र अभी हमने पढ़ा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अगला टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह भौतिक राशि है जो हमें वैद्युत क्षेत्र के बारे में बताती है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह भौतिक राशि है जो हमें वैद्युत क्षेत्र के बारे में बताती है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? ई से प्रदर्शित करते हैं भाई। और ये ध्यान रखना कि ये सदिश राशि है। क्या है? ये सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी। और ई क्या होता है? एफ अपॉन क्यू जीरो, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। एफ यानी कि न्यूटन, मात्रा क्या हो जाएगा? न्यूटन अपॉन क्या हो जाएगा? कूलम, ये इसका मात्रा हो जाएगा, ठीक। तो क्या लिखा हमने? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह भौतिक राशि है जो हमें वैद्युत क्षेत्र के बारे में बताती है। E बराबर एफ अपॉन क्यू जीरो इसका सूत्र है, ठीक है, जिसकी सहायता से अभी हम इस पे लगने वाले सवाल भी करेंगे। और इसका एफ का मतलब क्या बेटा? न्यूटन है। देखो ये तो यार तुम अब जो भी राशि हो उसके हिसाब से अपने आप निकाल सकते हो, बहुत आसान तरीका, ठीक है। और क्यू क्या है? ठीक है, ये आवेश है, इसका मात्रा क्या हो जाएगा? कूलम हो जाएगा, ठीक है। उतार लीजिए। ये अच्छा, इसके बारे में भी थोड़ा समझ लो। क्यू जीरो क्या है? ये है एक परीक्षण धन आवेश। क्यू नोट के बारे में थोड़ा समझ लो। वैसे इससे पहले तुमने क्यू नोट के बारे में पढ़ा नहीं पढ़ा? क्यू नोट क्या है? एक परीक्षण धन आवेश है। क्यू नोट क्या है? एक परीक्षण धन आवेश है, बहुत छोटा बच्चा चार्ज है, चूहा जिसे कहें,
ठीक है, बहुत छोटा सा चार्ज है जिसकी अपनी कोई क्या नहीं है, कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है जिसका अपना। भाई कोई भी आवेश होता है उसका क्या अपना एक वैद्युत क्षेत्र होता है ना, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था किसी आवेश का क्या था, उसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र था, वो उसका अपना वैद्युत क्षेत्र था। ठीक है, अब इसका क्या है, इसका अपना कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, ये केवल परीक्षण के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, लेकिन अपना परीक्षण आवेश तो अपना वैद्युत क्षेत्र तो इसका कोई है नहीं, लेकिन अगर ये किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर यदि रखा जाए तो ये अपने ऊपर दूसरे आवेश के कारण क्या बल महसूस जरूर करता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। इसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है, लेकिन अगर ये किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस आवेश जिसका वो वैद्युत क्षेत्र है, जिस आवेश का वो वैद्युत क्षेत्र है, उसके कारण ये अपने ऊपर बल जरूर महसूस करता है। बात समझ में आ गई। ये क्या है, परीक्षण धनावेश। बात समझ में आ गई। ये हमेशा क्या, पॉजिटिव रहता है हमेशा, क्यों ना। इतनी बात समझ में आ गई। अब है हाँ, इतनी बात समझ में आ गई बेटा। ठीक है, अब यदि हम देखो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी जो है विमा निकालते हैं। क्या निकालते हैं, यदि विमा, ये क्या है, न्यूटन, न्यूटन का बल का बल। बेटा बल की विमा तुम्हें अच्छी तरह पता है, mL/T-2। क्या है, mL/T-2 कूलम, यानी कि आवेश की कितनी होती थी बेटा, AT। ठीक है, तो अब यहां से आसानी से निकाल सकते हो तुम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, mL वैसे रहेगा, T पे फर्क पड़ेगा, T यहाँ पे ऊपर चल जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा तो ऊपर ये -3, A भी ऊपर चल जाएगा तो A माइनस, ये इसकी क्या हो जाएगी। ठीक है, और अभी तुम्हें बता ही दिया, यह एक क्या है, यह क्या है, एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, ये सदिश राशि है। ये क्या है, एक सदिश राशि। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना बेटा, प्लस क्यू आवेश के कारण यदि देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा, इसकी दिशा हमेशा क्या रहेगी, बाहर की ओर रहेगी। पॉजिटिव चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा कहाँ की तरफ रहेगी, पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ, यानी कि प्लस आवेश से दूर, प्लस आवेश से दूर। ठीक है, प्लस आवेश से दूर किसकी, वैद्युत क्षेत्र, क्या है ये, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा। ठीक है, ई की दिशा प्लस क्यू आवेश के कारण क्या रहेगी, उससे दूर रहेगी, और माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण ई की दिशा क्या रहेगी, अंदर की ओर। ठीक है बेटा, माइनस क्यू आवेश के कारण अंदर की ओर, प्लस क्यू आवेश के कारण। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, मिटा दे, लिख लो अगर ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तुम ये कुछ थोड़ा बहुत लिखना चाहते हो तो। ठीक है, किसकी दिशा है, ई की दिशा, या ई की दिशा ऐसे लिखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, तीव्रता की
दिशा प्लस क्यू आवेश के कारण ये दूर, ठीक है बेटा, ये क्या रहेगी, दूर रहेगी, ठीक है, आगे की तरफ। और माइनस क्यू आवेश के कारण इसकी रहेगी ये इधर केंद्र की तरफ रहेगी, ठीक है। अब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या करते हैं, मान इसका व्यंजक निकालते हैं, डेरिवेशन निकालते हैं इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, ठीक है। अभी हमारे पास यहाँ पे कोई आवेश क्या है, Q है, कोई आवेश क्या है, Q है, प्लस Q आवेश के कारण हमें, ठीक है, यहाँ से कुछ दूरी पर, ये यहाँ से कुछ दूरी पर, r दूरी पर, ठीक है, यहाँ पे। अब देखो मैंने Q नॉट के बारे में कहा था, परीक्षण के लिए हम P कोई बिंदु है जहाँ पे ये आवेश Q0 है, और यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है r दूरी पर, ठीक है, Q आवेश से r दूरी पर। अब हमने कि ये क्या परीक्षण के लिए अब हम Q नॉट का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो Q आवेश से प्लस Q आवेश से r दूरी पर कोई क्या है, कोई पॉइंट P है जहाँ पे परीक्षण आवेश रखा हुआ है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे, यानी कि ये इसका मान क्या है। अभी कूलाम के नियम में बेटा आपने पढ़ा था, ठीक, कि दो आवेशों के बीच, वहां तो दो आवेशों के बीच लगने वाला, वो तो बल की बात हो रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात, ठीक है। अब यहाँ पे E बराबर F/Q0, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास ये भी आवेश है और ये भी Q नॉट भी क्या आवेश ही है ना, ये भी, ठीक है। तो हम देखो एक वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, जहां प्लस Q आवेश से क्या r दूरी पर बिंदु P पर क्या करनी है हमें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, देखो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलाम के नियम के अनुसार या नियमानुसार, नियम क्या है यार, नियमानुसार, ठीक है, कूलाम के नियमानुसार। कूलाम का नियम क्या कहता था बेटा, F = K, Q हमारा ये वाला चार्ज है और वो क्या है, Q नॉट अपॉन r², यही तो था कूलाम का नियम, ठीक। लेकिन अब आगे तुम अच्छी तरह जानते हो, ठीक है, कूलाम का, अब हम इसे क्या करते हैं, ये हमें इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, क्या मान लिया हमने, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ठीक है। लगने वाला बल ये है, ठीक है। अब बिंदु P पर, यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E बराबर, अभी फार्मूला बताया था बेटा आपको, E बराबर F/Q0, ठीक है, E बराबर F/Q0, F का मान रख दो, K Q इंटू Q0 Q नॉट अपॉन कितना, F का मान कितना, r², और पूरे ये तो हो गया बेटा F का मान अपॉन में Q0, समझ में आई, Q नॉट से Q नॉट खत्म, ठीक है। तो ये क्या बच गया आपका, KQ/r², कोई दिक्कत, K का मान तुम्हें पता ही है पहले से, ठीक है। यानी कि तो E बराबर क्या आ गया, E बराबर KQ/r²,
ठीक, या के का मान तुम्हें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आ गई हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, इसमें ये क्या है देखो, ये वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए। दूसरा पॉइंट तुम्हें अपने आप पता होगा, वैसे पिछले बार तुम्हें दूसरा पॉइंट बताया गया था जब कूलाम का नियम बताया गया था। ठीक है, ये वायु या निर्वात के लिए। उससे फिर अगला हम क्या करते थे, माध्यम के लिए। तो माध्यम के लिए क्या हो जाएगा, E बराबर KQ अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपॉन आर। ये क्या हो गया बेटा, माध्यम के लिए। ये माध्यम उतारो जल्दी से, समझ में आ गया। ठीक है, बहुत इजी है यार। देखो हमें E का फार्मूला पता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला E बराबर F अपॉन Q0। E बराबर F अपॉन क्या है, Q0। ठीक है, हमने इस प्लस चार्ज से किसी r दूरी पर किसी बिंदु P पर क्या करनी थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। हमने वहां पे एक परीक्षण आवेश, अब ये परीक्षण आवेश का प्रयोग करते जाएंगे पॉइंट चार्ज से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल क्या होता है, ये हमने ये कूलाम के नियम के अनुसार यहाँ पे करते हैं, कूलाम के नियम के अनुसार। F बराबर कितना, फार्मूला ये था हमारा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी थी। E बराबर F अपॉन Q0। F की वैल्यू, ये F का मान है, कूलाम के नियम के अनुसार जो हमने मान निकाला था, ये F का मान हमने यहाँ रख दिया इसमें। E बराबर F अपॉन Q0 में Q0 से Q0 कट गया, ये आ गया। और K की वैल्यू तुम्हें पता होती है कितनी, 1/4 पाई क्या एप्सिलॉन नॉट। और इसका आंकिक मान कितना होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ ठीक है, तो वायु या निर्वात के लिए ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पे कितना है, जब माध्यम की हम बात करेंगे तो वहाँ नीचे के लगा देंगे। बात समझ में आ गई, के लगा देंगे, के कील मत समझना, के। ठीक है, उतार लीजिए जल्दी से, उतार लीजिए बेटा। हो गया, ठीक है। इसमें एक दो पॉइंट और हैं, उन्हें थोड़ा देख लो। देखो बेटा, फार्मूला ये आया था अभी, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या था, Q अपॉन आर स्क्वायर। यही फार्मूला तो आया था। ठीक है, अब ये तुम्हें यहाँ से दिखाई दे रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो प्रोपोर्शनली क्या है, इनवर्सली E 1/r स्क्वायर। इसके क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब क्या है, E और R का मतलब क्या है कि यदि R जितना ज्यादा घटेगा, ठीक है, E उतना ज्यादा बढ़ेगा। यानी कि E के बढ़ने के साथ क्या होगा, R का मान कम होगा, या R के मान बढ़ने के साथ क्या होगा, E का मान ज्यादा होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। और ये भी कैसे, यानी कि स्क्वायर में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे स्क्वायर में मान घट रहा है ना। ठीक है, यानी कि R का मान जहां जितना कम होगा, E का मान उतना ज्यादा होगा। या R का मान, ये समझ रहे हो ना तुम, यहाँ से R का मान जितना कम होगा वहां पे E कितना होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी अधिक ही तो होगी। जैसे जैसे Q0, जैसे जैसे परीक्षण आवेश दूर होता जाएगा, वैसे वैसे क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी,
कम हो तो इसका मान कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये समझ में आ गया ना आपको। ठीक है, यदि r का मान कम हो जाएगा तो यानी कि ये r का मान कम होने के साथ इधर कहीं आ जाएगा, और जब इसके पास पास एकदम आ जाएंगे तो इनके बीच तीव्रता क्या हो जाएगी, बढ़ तो जाएगी। तीव्रता का मान क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ जाएगा। ये इसका मतलब है। बात समझ में आ गई है। ठीक है, अगर हम E और R के बीच ग्राफ बनाएं, अगर हम E और R के बीच ग्राफ बनाएं तो ये देखो, ये कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक है, R हो गया, E हो गया, ये बात समझ में आ गई। यानी कि यदि अति परवलयाकार, क्या हो जाएगा, ये अति परवलयाकार। ठीक है बेटा, ये अब इससे पहले देखो, हमने जब कूलाम के नियम में बताया था तुम्हें कि जब दोनों बल संतुलन की अवस्था में हो, परिणामी बल यदि क्या हो, दोनों एक ही, सॉरी यदि हमने वहां पे क्या बताया था, यदि बलों की दिशा कुछ ऐसे हो, ये तुम्हारा F2 हो गया, ये F1। कूलाम के नियम में हमने ये बताया था बेटा, यदि बलों की दिशा, बल दोनों एक, तो परिणामी बल कितना, रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, परिणामी बल यहाँ पे कितना हो जाया था, F बराबर F1 प्लस F2। दोनों एक ही दिशा में काम कर रहे हैं ना। ठीक है, यदि परिणामी बल की दिशा कुछ ऐसे होती थी, ये इधर F2 हो गया, इधर F1 हो गया, यदि परिणामी बल की दिशा, तो F बराबर क्या हो जाया करता था, F1 डिफरेंस F2, यानी कि जो भी बड़ा हो उसमें से छोटा माइनस कर दो। और यदि कोई वो एक एंगल बना रहे होते थे, ठीक है, यदि ये थीटा बना रहे होते हैं, और ये F1 हो गया और ये F2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था, परिणामी बल कितना हो जाता था, अंडर रूट के अंदर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस के 2F1 F2 इंटू क्या हो जाता था, कॉस थीटा। ये तो होता था, यही यहाँ पे भी होगा भाई, यही तो मान होगा यार, यहाँ पे भी तो यही होगा। यदि वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है, यदि वैद्युत क्षेत्र की दिशा यानी कि E1 E2, यानी कि इसके कारण भी दोनों इधर को ही है, तो क्या परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, E1 प्लस E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यदि इस तरह हो जाए तो दोनों क्या हो जाएगा, ठीक है, ये E1 E2 हो जाएगा, तो परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की E बराबर E1 प्लस E2 हो जाएगा। ठीक है, और अगर इनकी दिशा क्या है, एक की उधर है एक की इधर है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, और ऐसे यहां पर है, ये कुछ कोई भी चेंज नहीं है, कॉस थीटा वैसे कि वैसे आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसे उतार लीजिए। क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सॉरी प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, और माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर कार्य करती है। बात समझ में आ गई। वैद्युत क्षेत्र की दिशा कब रहेगी, बाहर की ओर, जब प्लस क्यू आवेश होगा। प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर रहेगी, और माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर रहेगी। इन पॉइंट को ध्यान रखना है बेटा, आपको अभी इससे पहले बताया भी, आपको लिखा भी दिया, बता भी दिया। ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू आवेश के कारण क्या करेगा, रिपेल करेगा, माइनस क्यू को क्या करेगा, अट्रैक्ट। बस इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है, एक सवाल कर लेते हैं। बिना सवाल किए बेटा, बिना सवाल किए चैप्टर को नहीं समझा जा सकता है। आपने जो सूत्र स्थापित किए हैं, जो आपने सूत्र निकाले हैं, जो सूत्र आपने प्रूव किए हैं, ठीक है, जब तक आपको उसको अप्लाई करना नहीं आएगा तब तक उसका कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है, तो हाँ, तो एक सवाल लिखते हैं बेटा। ठीक है, 2 कूलाम और 4 कूलाम के 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखें। क्वेश्चन है, 2 कूलाम व 4 कूलाम के
दो आवेश एक दूसरे से दो मीटर की दूरी पर रखें, 2 मीटर की दूरी पर रखें, ठीक है। दोनों के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। दोनों के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। ये कौन सा आवेश है? 2 कूलाम का हो गया। और ये कौन सा आवेश है? 4 कूलाम का। 2 कूलाम और ये 4 कूलाम। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2 मीटर। दोनों के बीच की दूरी यानी कि यहां से यहां तक मध्य बिंदु ये, यानी कि ये कितना है? यहां से यहां तक कितना है? 1 मीटर हो गया। ये यहां से यहां तक कितना हो गया? ये भी 1 मीटर। हमें बताना क्या है? वैद्युत क्षेत्र, दोनों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि यहां पर हमें क्या बतानी है? कोई बिंदु, और ये हमने क्या ले लिया? आवेश यहां पर ले लिया, ठीक है। V0 कोई आवेश, ठीक है। यहाँ पे हमें E का मान बताना है। ठीक है बेटा। तो E बराबर क्या फार्मूला आया था हमारे पास? ठीक है, KQ/R²। E1 = KQ1/R²। Q1 कितना है? यानी कि 2K हो जाएगा। R कितना है? 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी कि ये 2K आ गया, ठीक है। E2 कितना आ गया? KQ2/R²। ये कितना है बेटा? 4 कूलाम/1 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 4K ही तो हो जाएगा। दूरी कितनी है दोनों बेटा? अब हम यहाँ से दूरी काउंट करेंगे। यहाँ से इन दोनों के बीच की दूरी के 2 मत लिख देना, ठीक है। अब तो दूरी जहाँ पे मध्य बिंदु है, ठीक है। तो अब बेटा जो ये है, अब परिणामी तीव्रता निकालनी है हमें। क्या निकालनी है? परिणामी तीव्रता। दोनों के मध्य पर, जब हमें यहाँ पर दोनों की हमारे पास तीव्रता हो और यहाँ पर निकालना हमें परिणामी तीव्रता, इसका मतलब हमें क्या? परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी। दोनों के मध्य पर तीव्रता दोनों काम कर रही है, दोनों तीव्रताएं काम कर रही है ना बेटा। एक यहाँ के लिए हो गई, एक, यानी कि अब हम परिणामी तीव्रता एक ही तो निकालेंगे, 2 थोड़ी निकाल लेंगे, ठीक है। तो यानी कि परिणामी, अब देखो ये भी बेटा पॉजिटिव चार्ज था, ये भी पॉजिटिव चार्ज था, तो कैसी स्थिति थी भाई? इसने क्या इधर को, ये इसकी तीव्रता की दिशा इधर रहेगी और इसकी तीव्रता की दिशा वाली से इधर को लगी, ये इधर को लगा रहा है, ठीक है। यानी कि तो क्या हो जाएगा? यानी कि इसके कारण जो है E1 इधर और इसके कारण E2 इधर। तो हमें E यहां बीच में फाइंड करना है, ठीक है। तो परिणामी तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा बेटा? E1 डिफरेंस E2, जो भी बढ़ा है उसमें से माइनस कर दो। यानी कि 4K में से हमने 2K को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो कितना आ गया बेटा? 2K। E = 2K, लेकिन K की वैल्यू है बेटा हमारे पास 2, यानी कि 9 × 10⁹, यानी कि कितना आ गया? 18 × 10⁹ लिख सकते हो बेटा, या 1.8। अच्छा, E का हमने मात्रक क्या बताया था उस समय? न्यूटन प्रति कूलाम। F/Q0 था ना, तो न्यूटन प्रति कूलाम। बेटा किसी को समझने में कोई दिक्कत आई हो? वैसे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत इजी वे में समझाया गया आपको, ठीक है। इसके बाद कुछ सवाल आप घर से कर लीजिएगा, कुछ समय में ना आए तो मुझे ज़रूर बताना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।